15 मिनट इसीलिए दिया जाता है कि कोई ये ना कहे हमसे कि होमवर्क नहीं बना। आप उस 15 मिनट में आप होमवर्क पूरा कीजिए। है समझ में? नहीं आ रहा है हमको कोई बात नहीं कि हम होमवर्क दे रहे हैं तो आपको आइए जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये बहाना मत बनाइए कि नहीं बना कि जो 15 मिनट है ना वो आप ही के लिए, आप मिलिए उसको पूरा कीजिए। ऐसा ही लड़का सब तेज होता है। पिछला सेशन में प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, गोलीय दर्पण का फोकस। पहले पढ़ लेंगे उसके बाद लिखा, ठीक है? समझ आ गया? गोलीय दर्पण का फोकस, फोकस बिंदु, कौन बिंदु? तथा फोकस दूर, तथा फोकस दूर। सब लोग जरा इस चीज को देखेंगे, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु तथा फोकस, ठीक है? आपको ये बात बताया गया है कि कहते हैं कि समतल सतह से, किससे जी? समतल सतह से, है ना, प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है। और दूसर का इसमें ये बात समझाया गया था, है ना, क्या समझाया गया था? कि यह प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम का, है ना, परावर्तन के नियम का पालन भी करता है, नियम का पालन भी करता है। ये स्टेटमेंट आपको नहीं भूलना होगा, पालन भी करता है। चलिए आइए समझते हैं। अब हमको तो पढ़ना है गोलीय दर्पण पर, है ना। तो देखो यदि मान लीजिए कि यह एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है ना, ठीक है, गोलीय दर्पण का हिस्सा है ना, गोलीय दर्पण का हिस्सा, ठीक है। मान लीजिए कि अब हम इसको क्या करते हैं ना, टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं। बोलो, काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं ना। तो ये जो दिख रहा है ये तो वक्र है ना जी, टेढ़ा है। ये कैसा है? वक्र है, यानी ये चाप बना रहा है। किस फॉर्म में? ये चाप के फॉर्म, यानी गोल है। गोल है कि नहीं है? हमने इसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। अब इसका एक छोटा पार्ट यहाँ से उठाएंगे तो ऐसा ही ना दिखेगा। तो अब बताओ, क्या आपको लग रहा है कि टेढ़ा है? ये तो लग रहा है कि क्या है? समतल है। क्या ये समतल है? तो ये बात आपको समझना है। यदि गोलीय दर्पण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो एक समतल दर्पण के जैसा व्यवहार करता है। इसका मतलब यह हुआ कि गोलीय दर्पण भी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। है समझ में? प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के हर बिंदु पर, हर बिंदु पर, हर बिंदु एक समतल सतह की तरह काम करे। समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है और यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का भी पालन करता है। समझ आ गया? इसमें किसी कोई दिक्कत? ये स्टेटमेंट है, ये लकीरें हैं, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए। है समझ में कि हाँ ये देखो मैंने कारण बता दिया इसका, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु और फोकस दूरी। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, है ना। गौर कीजिएगा सब लोग, अवतल दर्पण लेते हैं और अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? P, जिसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखो जो लोग नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लिखाते हैं चाहे जो क्लास में होता है वो लोग घर पे जाके नहीं देखते, ठीक है। तो ये लोग देखें, कम से कम नाम हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। दूसरा का बात हमने देखा था, इसका अपना ये क्या होता है जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता केंद्र, सॉरी क्या? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, है ना, को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती, मुख्य अक्ष कहलाती। सब लोग जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान दो, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। क्या होगा, है ना, क्या होगा कि जब गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर, है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर
कोई किरण आपतित हो, कोई किरण आपतित हो, क्या होगा, है ना, जब परावर्तक सतह पर, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर जब कोई किरण आपतित, जब कोई किरण आपतित, तो मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के एक समानांतर एक किरण आ रही है ना, और ये किरण अनंत से मंगा रहे हैं। कहां से मंगा रहे हैं जी? अनंत से। ये देखो अनंत है, इधर कुछ नहीं है तो क्या है? अनंत है ना, अनंत से आ रही है। ठीक है, अब देखो कहाँ पहुंच गई? अवतल दर्पण। जैसे अवतल दर्पण पर पहुंचेगी तुरंत प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन होगा। और आपको बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि ये हो गया समतल सतह, जब इसके किसी बिंदु O पर प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो अभिलंब का निर्माण करते हुए जितना अभिलंब से कोण बनाती है उतना ही अभिलंब से कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, इसको हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताया गया है कि I इक्वल टू R, यानी आपतन कोण। I को क्या कहते हैं? आपतन कोण, और R को क्या कहते हैं? परावर्तन। R को परावर्तन कोण। है समझ में? एकदम सेम कंडीशन यहाँ भी जनरेट हो। तुरंत यहाँ क्या बनेगा? नॉर्मल। क्या बनेगा जी? तुरंत यहाँ पर नॉर्मल बोले तो अभिलंब बनेगा, ऐसे अभिलंब बन गया। अभिलंब बना तो एंगल क्या बन गया? आई। देखो आने वाली किरण अभिलंब के साथ आई बनाएगी, है ना, लेकिन जैसे यह क्या करेगी, यहाँ से टकराएगी, वापस आर बनाते हुए ये ऐसे निकल जाएगी। ऐसे समझ में? ऐसे क्या होगी? निकल जाएगी। तो ये एंगल क्या हुआ? आर। और देखो ध्यान से, जब अवतल दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के बाद, क्या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। फोकस दूरी नहीं, सिर्फ फोकस चाहे फोकस बिंदु। देखिए आपके स्टेटमेंट में लिखा है फोकस बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक रूप से कट कर रही है, ये दिख रहा है कट कर रही है, वास्तविक रूप से कट कर रही है, और यही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। यही बिंदु फोकस बिंदु का, तो अर्थ समझिए सब, क्या कहलाएगा? ये फोकस बिंदु कहलाएगा, है ना। थोड़ा सा इस सी को हम और इधर ले लेते, ठीक है। ये फोकस बिंदु कहलाएगा, देख रहे हो ना। तो अवतल दर्पण में फोकस कैसे पता है ना, तो अवतल दर्पण में फोकस कैसे पता कर रहे हैं कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर कोई किरण आपतित कराएंगे, परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी वही बिंदु क्या होगी? फोकस बिंदु, है ना। ये बात एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर कोई किरण, प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर वास्तविक रूप से काटती है, वह बिंदु उस अवतल दर्पण की फोकस बिंदु कही जाती है। समझ आ गया? अवतल दर्पण की फोकस बिंदु कही जाती है। अब बात आ गया कि तो अवतल दर्पण हो गया सर, उत्तल दर्पण में कैसे होगा बताइए हमको। ठीक है, रुको बताते हैं, आराम से रहो, आराम से, ठीक है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में हम समझेंगे, ठीक है। चलो, उत्तल और अवतल। अब कौन सा दर्पण आ गया? उत्तल आ गया। तो उत्तल ऐसे ना होगा जी, ये तो पीछे की तरफ है ना, ठीक है। देखो अब इसका ये P बनेगा, अब P बनेगा और ये इसका मुख्य अक्ष बनेगा, ये, ठीक है। अब बताओ इसका C किधर होगा? इधर होगा। क्या? C किधर होगा? इधर बनेगा, इधर हमने C मान, ठीक है। ऐसे समझ में? अब बताओ प्रकाश किधर से आएगी? उधर से आएगी किधर से आएगी? है? कितने लोग कह रहे हैं उधर से आएगी? अरे ही बताइए, प्रकाश जब इधर से आएगी तो फिर परावर्तन कहाँ से होगा? इधर तो रंगा हुआ है, परावर्तक सतह ये ना है, क्या ये परावर्तक सतह। देखो यही कंफ्यूजन है, उत्तल दर्पण सबको कंफ्यूज कर देता है ना, ठीक है।
अब देखो ये क्या है कि परावर्तक सतह के जस्ट पीछे है ना। अब मान लो कि इसके घर के इसके पीछे कोई लोग है ना, कोई होगा। अब हम कल्पना जितना काम करेंगे सब कल्पना करेंगे कि नहीं, तो इसमें भी सब कल्पना करेंगे। इसमें देखो कल्पना कम करेंगे, इसमें वास्तविक रूप से सब दिखेगा क्योंकि सब परावर्तक सतह के सामने करनी है। लेकिन यहाँ पे सब परावर्तक सतह के क्या है, पीछे है, तो ये सब काल्पनिक। अब वक्रता केंद्र काल्पनिक, फोकस बिंदु काल्पनिक, फोकस दूरी काल्पनिक, वक्रता त्रिज्या काल्पनिक, तो सबको प्रतीत कराएंगे। देखो ये है ना। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, परावर्तक सतह पर ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण हम आपतित कराएं, ऐसे देखो आपतित हो गया ना यहाँ पर। अब बताओ इसका नॉर्मल किधर बनेगा, इधर कि इधर, सोच लो। नॉर्मल किधर बनेगा, इसका तो नॉर्मल इधर बन गया, इसका नॉर्मल किधर बनेगा, नॉर्मल तो वहां बनेगा ना जहां पर ये कट कर रहा है इस बिंदु, तो नॉर्मल इसका ऐसे बनेगा, एंगल आई यहां बनेगा। अब इसके बाद ये ऐसे टकराएगा, ऐसे ऐसे टकरा के वापस जाएगा, ऐसे समझ में, ऐसे टकरा के वापस जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, अब कहिएगा कि सर ये तो परावर्तन के बाद तो मुख्य अक्ष को मिल ही नहीं रही है, ये तो ऊपर चली गई, तो इसको हम क्या करते हैं ना, चलेगा कि यह जो है मुख्य अक्ष को काट हुई प्रतीत होती है। देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष को काटती प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक रूप से कट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया काल्पनिक फोकस, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रवर्तित होती हैं। इस प्रकार जिस बिंदु पर कट करती हैं वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के बाद, है ना। जब हम परावर्तित किरण को इमेजिन करेंगे तो यह मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु पर कट करेगी वह फोकस बिंदु होगा, वह फोकस बिंदु होगा। अब हम देखेंगे कि, है ना, गोलीय दर्पण में यानी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यह दूरी जैसे P से F तक मेजर करेंगे तो यह फोकस दूरी होगा। इसमें भी आप देखेंगे कि यह P से F की जो दूरी होगी फोकस दूरी होगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि किसी भी दर्पण में फोकल और ये P और C के बीच की दूरी जिसे हम वक्रता त्रिज्या R से डिनोट करते हैं, और इसमें भी हम वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में भी P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से डिनोट करते हैं। F फोकस दूरी और R हो गया वक्रता त्रिज्या, R हो गया वक्रता त्रिज्या, और इसमें भी वही। तो इस प्रकार हम ये समझ गए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, कहने का मतलब कि इस गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में फोकस F और फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC। हाँ, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि, है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के सामने है, जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बन रही हैं, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु, फोकस दूरी, है ना, ये सब काल्पनिक हैं, जबकि जो है काल्पनिक रूप से बनती हैं, जबकि अवतल दर्पण में ये वास्तविक रूप से बनती हैं। ठीक है, जिस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणों को फोकस बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणों को फैला देता है। इसलिए उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण हुआ।
है ना, उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें, है ना, परावर्तित किरणें उत्तल दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो बिंदु फोकस बिंदु होता है। ये समझते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण का व्यास कैसे बनेगा? तो गोलीय दर्पण के दोनों छोर को जब हम मिलाएंगे तो गोलीय दर्पण का व्यास मिलेगा। यही गोलीय दर्पण जो है यही व्यास जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किस प्रकार गोलीय दर्पण के व्यास को प्रदर्शित किया गया है।